कोरोना वायरस एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के लिए पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन की ओहदेदारान की फैसलाबाद में मीटिंग। कोरोना वायरस एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद करवाने पर गौर। इजलास में बगैर मास्क घर से बाहर निकलने वाले शहरियों को जुर्माना, जलसों और इज्तिमात पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं असदार हुसैन से। जी असदार, बताइएगा इजलास में क्या क्या फैसले हुए? जी बिल्कुल, पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के ओहदेदारान का आज अहम इजलास हुआ, जिसमें फ़ैसला किया गया है कि हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया गया है, क्योंकि कोरोना वायरस के मरीज़ों की जो तादाद है उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। और इस तरह क्योंकि पिछली वबा के हवाले से बात की जाए तो कई इंसानी जो डॉक्टर से अपनी जान गवा बैठे, ना सिर्फ डॉक्टरों से जान गई है बल्कि उनके अहल खाना ने भी अपनी कीमती जो जानें थी वो गवाई हैं। और इस सिलसिले में डॉक्टर तंजीमों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है। क्या मुतालबा किया जा रहा है, हमारे साथ इस्लामी मेडिकल एसोसिएशन के ओहदेदारान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, क्या कहेंगे? इस सिलसिले में पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि SOPs के ऊपर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और जो भी सियासी और दीनी इज्तिमात हो रहे हैं उनको मनसूख किया जाए। और उसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं उनको हिफाजती किटों की और सैनिटाइज़र्स की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और उनको माली इंसेंटिव्स दिए जाएँ ताकि वो अपने आप भी इस काबिल हो सकें कि वो ख़ुद भी इन चीज़ों को डील कर सकें। उसके बाद ये है कि सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि हम बीइंग मुसलमान हम लोगों का अल्लाह के ऊपर यकीन है। अल्लाह ताला के साथ जो हिफाजती दुआएं हैं वो करें और अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ को जोड़ें और उसको मजबूत करें ताकि इस वबा से हम दीनी लिहाज से भी और दुनियावी लिहाज से भी हम उदबरा हो सकें। हाँ जी बिल्कुल, दूसरी जानिब क्योंकि डॉक्टर हजरात जो है फ्रंट लाइन पे कोरोना वायरस के हवाले से जंग लड़ रहे हैं, तो ऐसे में शहरियों को भी चाहिए कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और घर से कम निकलें। अगर वो निकलते भी हैं तो चेहरे पे जो है मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, ताकि एक तरफ से जो हमारे डॉक्टर्स जंग लड़ रहे हैं इसकी एक तो उन्हें बचाया जा सके, दूसरा इस वबा को फैलने से रोका जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। असदार हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। टोबा टेक सिंह में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है और 24 घंटों के दौरान 2 अफराद वायरस से जाँ बहक हो गए। मजीद 9 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। CEO हेल्थ डॉक्टर जफर सयाल का कहना था कि टोबा में 104 अफराद घरों में करंतना, जबकि 5 DHQ में जेर इलाज हैं। 24 घंटों में मजीद 9 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 2 अफराद जान की बाजी हार गए। उनका कहना था वायरस से मुतासरा 5 अफराद तशवीशनाक हालत में जेर इलाज हैं। दूसरी जानिब बाजारों शहरी मास्क अब के बगैर वहां पर खरीदो फरोख्त में मसरूफ दिखाई देते हैं, जिसके बायस कोरोना मजीद फैलने का खदशा बढ़ गया है। फैसलाबाद में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफे का खदशा है। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने मरीजों की बढ़ती तादाद के बायस तमाम शोबाजात के प्रोफेसर्स को वार्ड्स अलर्ट रखने की हिदायत कर दी है। जबकि कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफे के पेश नज़र महकमा सेहत ने कोशिशें तेज कर दी हैं। VC फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर ने तमाम प्रोफेसर्स को अलर्ट जारी कर दी। उनका कहना है कि अपने वार्ड्स में कोरोना के मरीजों के लिए सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। इन पेशगी इकदामात का मकसद मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करना और किसी भी परेशानी से महफूज रखना है। मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन बेड्स मुख्तस किए गए हैं, जबकि इलाज की मुकम्मल सहूलियात फराहम की जाएंगी। लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों में एड्स और हेपेटाइटिस फैलने लगा है। स्क्रीनिंग के लिए किट्स खत्म हो गईं। जेलों में 195 एड्स और 900 से ज्यादा हेपेटाइटिस के मरीज जेर इलाज हैं, ताहम नए मरीजों की निशानदही मुमकिन नहीं रही। जबकि फैसलाबाद समेत पंजाब भर की जेलों में एड्स और हेपेटाइटिस फैलने लगा। जेलों में एड्स और हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग के लिए किट्स खत्म हुए साल से ज्यादा अरसा बीत गया। जेलों में 195 एड्स और 900 से ज्यादा हेपेटाइटिस के मरीज जेर इलाज हैं, ताहम नए मरीजों की निशानदही मुमकिन न रही। फैसलाबाद रीजन के जेलों में 7,000 से जायद कैदी मौजूद हैं। किट्स की फराहमी ना होने की सूरत में यह इस मर्ज के फैलाव को रोकने में मुश्किल पेश आ सकती है और इस हवाले से पंजाब हुकूमत को जल्द अज जल्द इकदाम करने होंगे। टोबा टेक सिंह महकमे सेहत में वार्ड अटेंडेंट की भर्तियों के लिए इंटरव्यूज जारी हैं और 11 सीटों के लिए 1900 से जायद उम्मीदवारों ने वहां पर दरख्वास्तें जमा करवाई और डेली वेजेस मुलाजमीन भर्तियों के लिए यहां पर स्टे ऑर्डर ले आए हैं। जबकि इस हवाले से आपको बताएं कि महकमे सेहत टोबा टेक सिंह की जानिब से मुख्तलिफ अस्पतालों में वार्ड अटेंडेंट की 11 नशिस्तों के लिए दरख्वास्तें तलब की गईं, जिसके लिए 1983 अफराद ने अप्लाई किया,
जमेरात के रोज़ इंटरव्यू किए गए, जबकि दूसरी जानिब इन भर्तियों को रोकने के लिए डेली वेजर मुलाजमीन स्टे लेकर आ गए और इस हवाले से उनका कहना है कि हमें रेगुलर नहीं किया जा रहा बल्कि नए लोगों को भर्ती किया जा रहा है, ये मंजूर नहीं। इधर महकमे हेल्थ का कहना था कि कानून के मुताबिक भर्तियां की जाएंगी। फैसलाबाद में तरक्याती स्कीमों के फंड्स रुकने से शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। रवां बरस पंजाब हुकूमत की जानिब से फंड्स रिलीज करने का सिलसिला सुस्त रवि का शिकार हो गया। फैसलाबाद में 59 तरक्याती स्कीमों के लिए 23 करोड़ रुपए जारी न किए जा सके, जिसकी वजह से अवामी नुमाइंदों में मायूसी फैलने लगी। PP 99, PP 100, PP 102, PP 105, PP 106 और PP 117 के फंड्स रुके हुए हैं। 43 करोड़ से जायद स्कीमें इस वक्त शुरू हुई थीं, जबकि इस वक्त यहां पर गुज़श्ता माली साल में 20 करोड़ रुपए रिलीज हुए थे, जबकि रवां बरस में 23 करोड़ रुपए जारी न हो सके। 5 माह से फंड्स जारी न होने से तरक्याती स्कीमें भी रुक गई हैं। कौमी खेल हॉकी को हुकाम कौमी अहमियत न दे सके और माजी में हॉकी के मायानाज खिलाड़ी देने वाला टोबा का ग्राउंड इस वक्त ग्राउंड से ही वो महरूम हो चुके। मिनी हॉकी स्टेडियम 3 साल बाद भी नामुकम्मल है। 6 करोड़ का मंसूबा 2017 में शुरू किया गया था। शाहिद महमूद रिपोर्ट करेंगे। कौमी खेल हॉकी का जिक्र हो तो टोबा टेक सिंह सैर फरिश्त नजर आता है। जिला में हॉकी के मायानाज खिलाड़ी पैदा हुए, लेकिन तहसील टोबा खुद ग्राउंड से महरूम है। 6 करोड़ से जायद की लागत से बनने वाला मिनी हॉकी स्टेडियम 3 साल गुजर जाने के बावजूद भी मुकम्मल ना हो सका। स्टेडियम का मंसूबा 2017 में शुरू किया गया, जिसे 2019 में मुकम्मल होना था। ग्राउंड में टर्फ ना आने की वजह से मंसूबा अभी भी ताखीर का शिकार है। खिलाड़ियों ने इंतजामिया से जल्द मंसूबा मुकम्मल करने की अपील कर दी ताकि खेलों की सरगर्मियां जारी रख सकें। मैं चाहिए कि यहाँ पर ट्रफ पर जल्दी से जल्दी क्लीन बिछ जाए ताकि हम ये मिट्टी वाले ग्राउंड से फारिग हो जाएं। इस पर बहुत खड्डे हैं, जिसकी वजह से हम गिर जाते हैं। ट्रफ लगेगी तो हम आगे कौमी खेल की तरफ जा सकेंगे। हमें ट्रफ फराहम की जाए। मिट्टी पे खेलने से मिट्टी पड़ती है और मिट्टी उनके कपड़ों में पड़ती है, और ये ट्रफ फराहम की जाए ताकि यहाँ मिट्टी ना पड़े और हम अपनी मेहनत कर सकें। और पाकिस्तान की कौमी खेल है। स्पोर्ट्स इंतजामिया की जानिब से अब खिलाड़ियों को दिसंबर में ट्रफ बिछने की नवीज सुनाई गई है। देखना है कि क्या ये पूरी हो पाएगी या मजीद इंतजार करना पड़ेगा। मुस्तकबिल के होनहार खिलाड़ी हुकूमत से मुतालबा करते हुए नजर आ रहे हैं कि फौरी तौर पर इनको ग्राउंड फराहम किया जाए ताकि इस तरह की खेल की सरगर्मियां जारी रख सके। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। पंजाब में गंदम की कीमत का मामला और इस हवाले से गंदम की कीमत कितनी होगी फैसला नहीं हो सका। गंदम की इमदादी कीमत का हतमी फैसला न होने से किसान इस्तराब का शिकार होने लगे। गंदम की कीमत के हवाले से पंजाब असेंबली की 15 दिन की मोहलत भी मुकम्मल हो गई। 9 नवंबर को पंजाब असेंबली ने गंदम की कीमत 2000 फी मन मुकर्रर करने की सिफारिश की थी। पंजाब में गंदम की कीमत का मामला, गंदम की कीमत कितनी होगी, फैसला नहीं हो सका है, जबकि गंदम की इमदादी कीमत का हतमी फैसला न होने से किसान इस्तराब का शिकार हैं। बात करेंगे सोने की कीमतों के हवाले से। सोने की कीमत में इजाफा होने लगा है और फी तोला सोना 500 रुपए महंगा हो गया है, जबकि 10 ग्राम सोना 430 रुपए इजाफे के बाद 94,730 रुपए का हो गया। पुराना सोना 1,10,000 में लिया जा रहा है। मजीद बात करते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा क्या रेट्स में रद्दोबदल हुआ? जी बिल्कुल, सोने की कीमतों में 500 रुपये फ़ी तोला इजाफा हो चुका है और 10 ग्राम सोने की बात की जाए तो 10 ग्राम सोना 430 रुपये इजाफे के बाद 94,730 रुपये का हो गया है और 1 तोला सोना 1,10,500 रुपये पर जा पहुंचा है, जिसके बाद सराफा मार्केट के जो कारोबारी हजरात हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि सोने के रेट्स 2 दिन से कम हो रहे थे, जिससे जो मार्केट के अंदर खुशहाली पाई जा रही थी। जितने भी सुनार हैं उनमें कि सोना सस्ता हो रहा है, इससे कारोबार चलेंगे। लेकिन अब दोबारा जब रेट ऊपर गए हैं तो इस हवाले से जो सुनार हैं उनका क्या कहना है, हमारे साथ मोहम्मद हुसनैन अरशद मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी बताइएगा, क्या कहेंगे आप? सोने के रेट्स 2 दिन से कम हो रहे थे, आज फिर 500 इजाफा हो गया, इसमें कारोबार पर क्या असरात पड़ते हैं? जी ये बिल्कुल सही बात है। पहले 2 दिन से रेट कम हो रहा था, जिसकी वजह से आज फिर मतलब कि रेट ऊपर गया है, तो कस्टमर्स में मतलब कि बेयकीनी सी हो रही है। ठीक है, कारोबार के पे इसके असरात नहीं अच्छे। ठीक है, तो अगर ये हुकूमत को चाहिए कि हमारा डॉलर मतलब कि कम हो, जिसकी वजह से रेट कम होए और मतलब कि कस्टमर वगैरह चीज़ वगैरह ले सके। ठीक है, रेट वगैरह अगर जितना नीचे जाएगा उतना कारोबार अच्छे होंगे।
जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। क्योंकि पाकिस्तान की मईशत जो है वो अगर मजबूत होगी तो सोने के रेट्स जो हैं वो भी कम होंगे। इसकी सबसे बड़ी जो इसकी वजह है वो डॉलर है। जब डॉलर सस्ता होगा तो ज़ाहिरी बात है सोने के रेट्स जो हैं वो भी कम होंगे, जिसकी वजह से सराफा मार्केट के जो कारोबार है वो भी चलेगा। इसके साथ साथ जो दूसरे कारोबार हैं वो भी चलेंगे और ख़ास तौर पर महंगाई पर कंट्रोल किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया फजील अहमद हमारे साथ मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग उमर जावेद की ज़ेर सदारत जिला भर के यूनियन काउंसिल सेक्रेटरीज का इजलास अवामी शिकायत पर यूसी सेक्रेटरीज की सख्त सरजनश की। इसी हवाले से बात करते हैं वकार गुमन से। जी वकार गुमन, बताइएगा। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग उमर जावेद की ज़ेर सदारत आज ज़िला भर के जो यूनियन काउंसिल्स के सेक्रेटरीज़ हैं, महकमा लोकल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, उनका इजलास मुनक़्क़द हुआ और ख़ास तौर पे जो यूनियन काउंसिल सेक्रेटरीज़ की शिकायत आती हैं इस हवाले से उनको जो तनबीह की गई, मुख्तलिफ हदायत दी गई। इसी पर हम बात करते हैं डिप्टी कमिश्नर से। सर, आपने जो उनसे बात की है कि ये लोग दफातर में मौजूद नहीं होते, लोगों से पैसे भी लेते हैं, क्या उनको आपने हदायत दी हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोगों के बड़े पैटी मामलात होते हैं सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल के साथ, और गांव के लोग जो कि बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट के लिए या मैरिज की सर्टिफिकेट के लिए इनके पास जाते हैं। जो शिकायत ज़्यादातर आ रही थी वो ये आती थी कि ये दफ्तर में बैठते नहीं हैं और इनके ऊपर ऐसा कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं था। तो आज इनको बुलाने का मकसद यही था कि ये अपने दफातर को टाइम दें और जो आगे टाउट या इनके जो नीचे अमला है जो कि उधर इनकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर लोगों से 200-300 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया पकड़ता है और काम करता है, तो उसको डिस्करेज किया जाए। जब तक ये खुद दफ्तर में नहीं बैठेंगे तो इस किस्म की शिकायत आना बंद नहीं होगी। ऐसा टोबा टेक्सिंग के अंदर कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जिस काम के लिए सरकार हमें पैसे देती है वो हम सबको उस तरीके से ही निभाना चाहिए और तरीके से करना चाहिए। ये हमारी कोई स्वाबदीद नहीं है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोगों की सर्विस के लिए बैठे हैं। और जो टाइम जो है जो गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट किया है वो मैं भी फॉलो करें और जो हमारे नीचे मातहत अमला है उसको भी फॉलो करना चाहिए। जी बिल्कुल, जितने भी सेक्रेटरीज़ हैं उनको कहा गया है कि वो जो सरकारी टाइमिंग है दफातर की, इस दौरान रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी यूनियन काउंसिल में मौजूद हों और जो सरकारी फीसिस हैं मुख्तलिफ सर्विसेज की, उनको आवेज़ा किया जाए किसी शख्स। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार गुमन हमारे साथ मौजूद थे। अभी आपको अहम खबर दें, आपको बताएं कि फेस्को जंग में भी बाअसर मुलाजमिन की चांदी असर और रसूख न रखने वाले फेस्को के लाइनमैन 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए सख्त ड्यूटी करने पर मजबूर हैं, जबकि दर्जनों बाअसर मीटर रीडर अरसा दराज से दफातर की नौकरी के मजे लूटने लगे हैं। अफसरान खाली सीटों पर भर्ती करने में नाकाम हो गए हैं। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मुबशर हसन नकवी। मुबशर, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, फेस्को ज़राए ने इंकशाफ किया है कि फेस्को झंग सर्कल में दर्जनों मुलाजमीन लाइनमैन ऐसे हैं जो अरसा दराज से फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं और डेंजरस अलाउंस भी वसूल कर रहे हैं, और इनकी जगह ऐसे असर रसूख ना रखने वाले लाइनमैन और असिस्टेंट लाइनमैन अरसा दराज से मुश्किलात में घिरे हुए हैं। उनको दूर दराज का सफर तय करके जो है वो लाइन्स की मरम्मत के लिए जाना पड़ता है। और इस हवाले से जो असिस्टेंट लाइनमैन और लाइनमैन है उनका ये कहना है कि उन पे काम का दबाव बहुत बढ़ चुका है। इस हवाले से कोई भी सूरत हाल पर नोटिस लेने को तैयार नहीं है। फेस्को के जो अफसरान है वो तमाम तर सूरत हाल से बेखबर दिखाई दे रहे हैं, और ये बात देखी गई है कि वर्कलोड की वजह से इस साल में 3 लाइनमैन जो है वो करंट लगने के बायस जाम बहक भी हुए हैं। उसके बावजूद जो है वो नए स्टाफ की भर्ती नहीं हो सकी है। मजमूरी तौर पर 585 जो सीटें खाली पड़ी हैं लाइनमैन और असिस्टेंट लाइनमैन की, अगर इन पर भर्ती कर दी जाए तो इससे वर्कलोड भी कम हो जाएगा। दूसरी जानिब ऐसे फेस्को के बासर जो एहलकार है जो अरसा दराज से दफातर में काम कर रहे हैं और बतौर ठीक है, मुबशर हसन नकवी आप हमारे साथ मौजूद रहिए। हमें ज्वाइन किया तर्जुमान फेस्को ताहिर शेख साहब ने। बहुत शुक्रिया शेख साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब बताइएगा, ये इस वक्त क्योंकि फेस्को की जानिब से ये खबर सामने आई कि लाइनमैन जो है इस वक्त वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन मीटर रीडर्स जो हैं वो अरसा दराज से दफातर की नौकरी के मजे लूटने में मसरूफ हैं। क्या फेस्को कर क्या रहा है? जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया मुझे मौक़िफ़ के लिए लाइन पर लेने के लिए। असल में सूरत हाल ये है कि इस वक्त फेस्को के जो काफ़ी अच्छे से भर्ती नहीं हुई और हमें शॉर्टेज का सामना है स्टाफ की, जिसमें मीटर रीडर्स भी शामिल हैं, असिस्टेंट लाइनमैन भी हैं। ये कोरोना की पहली लहर के बाद, चूँकि हमने उससे पहले दिए हुए थे इश्तिहार जिसमें असिस्टेंट लाइनमैन और मीटर रीडर्स हमने भर्ती करने थे, तो वो कोरोना की वजह से उसके टेस्ट नहीं हो सके। अदरवाइज ये सारा प्रोसेस चल रहा है, और जो स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए कुछ मीटर रीडर्स को दफातर में अटैच किया गया था,
تو اب ان کو بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اپنا فیلڈ میں ہی کام کریں, اسسٹنٹ لائن مین بھی, لائن مین اور میٹر ریڈرز بھی. اس کا نوٹس لیا ہے چیف سیکرٹری صاحب نے اور ارشد میر صاحب نے آرڈر دیے کہ جو آپریشن سٹاف ہے اس کو دفاتر سے منیمم جو ہے نا پاسبل کر کے ان کو سٹاف میں فیلڈ میں بھیجا جائے تاکہ فیلڈ کا کام بھی سفر نہ ہو. اور جو بھرتی کا پروسیس ہے وہ ابھی کیونکہ کرونا کی وجہ سے بڑا اجتماع اور ٹیسٹ ہم نہیں لے سک رہے اور حکومت کی انسٹرکشنز کے مطابق وہ عمل جاری ہے. جیسے ہی یہ اسسٹنٹ لائن مین بھرتی ہوں گے, میٹر ریڈر بھرتی ہوں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی مستقل بنیادوں پہ حل ہو جائے. اچھا طاہر شیخ صاحب, جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپریشنل سٹاف کم ہونے کی وجہ سے جو میٹر ریڈرز ہیں ان کو آفس میں اٹیچ کیا گیا ہے, یہ بتائیے گا 3 جو لائن مین ہیں وہ پچھلے اسی سال کے اندر جو ہے جہاں بحق بھی ہو گئے, تو کیا یہ اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہے گا؟ کیونکہ اگر سٹاف کم ہے تو کیا سٹاف کم ہونے کے بعد صرف یہ بھگتنا لائن مین کو پڑے گا ہی؟ ارے سر, لائن مینس پر میں نے عرض کی نا کہ اسسٹنٹ لائن مین جو ہے نا نئے بھرتی کرنے کے لیے ہم نے اشتہار دیا ہوا ہے. ورک لوڈ ضرور ہے مگر یہ جو کیس ٹو کیس دیکھا جائے تو مختلف جو حادثات ہیں اس کی مختلف وجوہات ہیں. کہیں پہ کوئی اسٹاف کی نیگلیجنس اگر پائی گئی ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے, اور کہیں کوئی لائن مین کسی ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے ایسا کوئی اس کو غیر مولک یا مولک حادثہ ہوا ہے تو وہ کیس ٹو کیس اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ سیفٹی میکسیمم جو ہے نا سیفٹی ہماری پرائرٹی ہو. سیفٹی کلچر کو فروغ دینے کے لیے بھی مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں. لائن مین کے لیے جو حفاظتی اقدامات ہیں, سامان ہے, وہ بھی منگوایا جا رہا ہے. تو حد الوسع کیونکہ انسانی جان سب سے قیمتی ہے, کام تو اپنی جگہ پہ ہے مگر سب سے پہلے ہماری مقدم کوشش یہ ہے کہ سیفٹی فرسٹ کے اصول کے تحت ان کی جان کو جو ہے نا جو خطرات ہیں ان کو کم سے کم منیمائز کیا جائے تاکہ وہ اچھی ماحول میں اپنا کام کر سکیں. ٹھیک ہے, اچھے ماحول میں کام کر سکیں. بہت شکریہ. ترجمان فیسکو طاہر شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور مبشر حسن نقوی ہمارے ساتھ موجود تھے. فیسکو جنگ میں بھی با اثر ملازمین کی چاندی اور اثر و رسوخ نہ رکھنے والے فیسکو کے لائن مین 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے سخت ڈیوٹی کرنے پر مجبور ہیں, جبکہ درجنوں با اثر میٹر ریڈر عرصہ دراز سے دفاتر کی نوکری کے مزے لوٹنے لگے ہیں. دوسری جانب محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے مالی سال 2020-21 کا پراپرٹی ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کو حتمی نوٹسز بھجوانا شروع کر دیے گئے ہیں. پراپرٹی ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کی جائیدادیں قرق کر دی جائیں گی. اسی حوالے سے بات کرتے ہمارے ساتھ موجود ہیں عمیر عظمت. جی عمیر, تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی, محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے مالی سال 2020-21 کے لیے جائیدادوں پر عائد پراپرٹی ٹیکس جو ہے وہ ٹیکس گزاروں سے وصول کیا جا رہا ہے, اور ایکسائز حکام کے مطابق اب تک قریباً 44% ٹیکس گزاروں کی جانب سے اپنا ٹیکس ادا کر دیا گیا ہے. تاہم ابھی ایک بڑی تعداد ہے ایسے افراد کی جن کی جانب سے رواں مالی سال کا ٹیکس جو ہے وہ ابھی تک ادا نہیں کیا گیا, جس پر رواں مالی سال کی دوسری سہ-ماہی اپنے اختتام کے قریب کو پہنچ رہی ہے. تو اس پر محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے ان تمام نادہندگان جن کی جانب سے رواں مالی سال کا ٹیکس ابھی تک ادا نہیں کیا گیا, ان کو حتمی نوٹسز بھجوانا شروع کر دیے گئے ہیں, جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ وہ نومبر کے اختتام تک اپنا جو پراپرٹی ٹیکس ہے وہ جمع کروا دیں. بصورت دیگر محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ان کی جو جائیداد ہوگی وہ کٹ کر لے گا. تو ایسے تمام افراد جن کی جائیدادوں پر پراپرٹی ٹیکس عائد ہوتا ہے اور انہوں نے مالی سال 2020-21 کا ٹیکس جمع نہیں کروایا تو وہ 30 نومبر تک اپنا ٹیکس جمع کروا دیں. محکمہ تعلیم فیصل آباد نے ہر ماہ ڈسٹرکٹ پروموشن کمیٹی کی میٹنگ کے لیے تیاری پکڑ لی ہے اور ضلع بھر کی 86 فیمیل اساتذہ کی EST سے SST عہدوں پر ترقیوں کے لیے فہرستیں مرتب کر لی گئیں. اساتذہ کو ان سروس پروموشن کے لیے اپنی فائلیں مکمل کرنے کی ہدایت کر دی گئی. اسی پر بات کرتے ہیں جہانگیر اشرف سے. جی جہانگیر, بتائیے گا کہاں سے فہرستیں طلب کی گئیں اور کیا پروسیس ہوگا؟ جی, محکمہ تعلیم فیصل آباد کی طرف سے اساتذہ کے ان سروس پروموشن کے حوالے سے فہرستیں مرتب کر لی گئی ہیں اور 86 فیمیل ٹیچرز کو سلیکٹ کیا گیا ہے, جن کو ان کی فائل ورک مکمل کرنے کا ہدایت نامہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. اور ان تمام اساتذہ کو EST سے SST کے عہدوں پر ترقیاں دی جائیں گی اور اس حوالے سے جو فہرستیں ہیں وہ مرتب کر لی گئی ہیں اور تمام اساتذہ کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنا ریکارڈ جو ہے, اپنے ڈاکومنٹ جو ہے وہ فائنل کر کے محکمہ تعلیم کو جمع کروائیں, تاکہ جیسے ہی ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کی
मीटिंग होती है तो इन तमाम जो असातिज़ा हैं जो कि अहलियत पर पूरा उतरती हैं और कोटा पर महकमाना तरक्कियों की सीटें खाली होने पर इनको अगले स्केल में प्रमोट किया जाएगा। इन तमाम EST असातिज़ा को SST के ओहदों पर तरक्कियाँ दी जाएंगी और फिर हाई स्कूल्स में भिजवाया जाएगा ताकि वहाँ पर खाली सीटों पर इनको तैनाती देकर जो बच्चे हैं उनको टीचर जो है वो फराहम किए जाएँ। इस हवाले से तमाम मुतलका स्कूल्स जहाँ पर ये असातिज़ा तैनात हैं वहाँ पर फहरिस्तें भिजवा दी गई हैं ताकि ये अपनी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल करके मुतलका अफसरान को भिजवाएं और जैसे ही DPC की मीटिंग हो इनको प्रमोशन ऑर्डर दे दिए जाएं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जहांगीर, हमारे साथ मौजूद थे। वक्त से पहले बच्चों की पैदाइश की शरह में इजाफा होने लगा है। जंग में महकमा सेहत ने सर जोड़ दिए। बढ़ती शरह में इजाफे की रोकथाम के लिए आगाही सेमिनार DHQ अस्पताल में हुआ। मुबशर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए। DHQ अस्पताल में होने वाले सेमिनार में CEO हेल्थ डॉक्टर महबूब कुरैशी, MS डॉक्टर इर्तजा शाह, DHO डॉक्टर नवीद सफदर और हेड ऑफ गायनी डिपार्टमेंट डॉक्टर बुशरा समेत LHOs ने शिरकत की। इस मौके पर बताया गया कि वक्त से कब बच्चों की पैदाइश में इजाफा होने लगा है। ऐसे बच्चे सेहतमंद नहीं होते जिसके लिए आगाही की अशद जरूरत है। वर्ल्ड लेवल पे, नेशनल लेवल पे, कौमी लेवल पे ये मुहिम चलाई जा रही है कि किसी तरह प्री मैच्योर डिलीवरी को रोका जाए। अब ये पब्लिक का फ़र्ज़ है, प्रेस का फ़र्ज़ है कि लोगों में ये आगाही पैदा करे कि ये जो फिज़ादाई बल्किसादाई ये निज़ाम अब ख़त्म होना चाहिए। डॉक्टर बुशरा का कहना था कि प्री मैच्योर बच्चे की जिंदगी का बचाना एक मुश्किल मरहला होता है। ऐसी सूरत हाल में डॉक्टर से फिलफौर राब्ता किया जाए। सरकारी सतह पर अस्पताल में जदीद तरीन सहूलियात फ्राहम की गई हैं। हमारी नज़र में इवन के बुक्स में भी 36 हफ्ते प्री मैच्योरिटी में आता है, यानी वो टाइम से पहले पैदा होने वाला बच्चा है। दिन पूरे होना 37 हफ्ते से 40 हफ्ते हैं। प्लीज़ पब्लिक के लिए ये मैसेज है कि 37 से 40 हफ्ते जो है वो दिन पूरे होने वाला टाइम पीरियड है। उससे पहले कोशिश करें कि बच्चे की पैदाइश के चांसेस को आप कम से कम रखें। सेमिनार के दौरान बताया गया कि प्री मैच्योर पैदाइश को रोकने के लिए जिला भर में खसूसी मुहिम चलाई जाएगी, जिसके लिए मुतल्लिका मुलाजमीन को हदायत जारी कर दी गई हैं। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41। थाना निशाताबाद बिल्डिंग की तामीर मुकम्मल हो गई। 5 मंजिला बिल्डिंग थाना के अलावा पुलिस अफसरान के दफातर के लिए भी इस्तेमाल की जाएगी। आइंदा चंद रोज में पुलिस हुकाम बिल्डिंग का इफ्तिताह करेंगे, जिसके फौरी बाद थाना और दफातर को बिल्डिंग में मुंतकिल कर दिया जाएगा। इसी हवाले से बात कर लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा। बिल्कुल, थाना निशाताबाद के मॉडल पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग का काम, उसकी जो तामीर का काम था वो मुकम्मल कर लिया गया है। अगले चंद रोज़ में ये इमारत जो है वो इस्तेमाल के काबिल हो जाएगी। 2016 में पंजाब हुकूमत की जानब से थाना सिविल लाइन और थाना निशाताबाद के हवाले से 14 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए गए थे, जो हर साल तवातर से मिलते रहे और दोनों जो थानों की इमारतें हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। गुज़िश्ता दिनों जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने फैसलाबाद का विजिट किया तो थाना सिविल लाइन की इमारत का इफ्तिताह कर दिया गया था। ताहम थाना निशाताबाद की बिल्डिंग का ताहाल इफ्तिताह नहीं किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काम बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है, तामीर मुकम्मल हो चुकी है। जिस वक्त भी पुलिस डिपार्टमेंट चाहेगा तो बिल्डिंग डिपार्टमेंट ये बिल्डिंग उनके हवाले कर देगा। इस हवाले से जो बिल्डिंग है वो 5 मंजिला और इसके साथ बेसमेंट भी तामीर की गई है, जहाँ पर जदीद हवालात भी बनाई गई है। इसी के साथ साथ वेटिंग रूम भी बनाया गया है। इन 5 जो मंजिला बिल्डिंग है इसको मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जिसके जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर थाना निशाताबाद होगा, जबकि उसके ऊपर वाले जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर DSPs और SPs के दफ्तर भी हो सकते हैं। इस हवाले से पुलिस हुकाम का कहना था कि थाना निशाताबाद और थाना सिविल लाइन की जो बिल्डिंग्स हैं उनको कम्प्लेक्स का नाम दिया गया है। वो सिर्फ थाना के लिए नहीं बल्कि दीगर मकासद के लिए भी इस्तेमाल की जाएगी, जहाँ पर मुख्तलिफ अफसरान के दफातर भी होंगे। इसी के साथ साथ शहरियों के लिए यहाँ बैठने के लिए बेहतरीन इंतजाम किया है। जो साइलिन अपने मसाइल लेकर थाना में आएंगे उनको बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी और पढ़े लिखे जो पुलिस एहलकार है उनको फ्रंट डेस्क पर तैनात किया जाएगा। जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानब से इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन का एक मनसूबा शुरू किया गया था, जिसके तहत फैसलाबाद में 7 थाने तामीर किए जाने थे, 2 नए थाने तामीर कर दिए गए हैं, जबकि दीगर 5 जो थाने हैं उनकी रेनोवेशन करके उनको इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है, जहां पर पढ़े लिखे एहलकार तैनात किए गए हैं। थाने आने वाले हर साहिल को गाइड करके उनका जो मसला है वो हल किया जाता है। इसी के साथ साथ जो इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन है वहां पर जो भी साहिल अपना मसला लेकर आएगा उसका मसला 24 घंटे में हल किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद थे। लाइव स्टॉक हुकाम की जानिब से मवेशी पाल हजरात के लिए अहम हिदायत। सर्दियों में भाड़े में हवा की आमदोरफ्त रोकी जाए और साथ में गुड़ देने का भी एहतमाम किया जाए। मजीद बात कर लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान।
جی ہاں، سردیوں کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور اس میں سردیوں میں جو اپنے جو یہاں پر مویشی ہے ان کو کس طرح سے سردی سے بچانا ہے، تو اس کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پر ڈویژنل ڈائریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر محمود اختر موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ کیا ہدایات کسانوں کو، کاشتکاروں کو دیں گے جنہوں نے اپنی ڈیری بنائی ہوتی ہیں یا جو مویشی رکھے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا کریں گے، کہیں گے کیا کوئی احتیاطی تدابیر کون سی کسان اختیار کریں یا کوئی ادویات کا بتائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ موسم سرما کا آغاز ہو چکا ہے، تو اس میں جانوروں پر کوئی خصوصی نظر رکھنا ہوتی ہے کہ وہ سردی سے ان کو بچا کے رکھا جائے. سب سے زیادہ کہ ان کی رہائش کا جو ہے وہ پراپر بندوبست ہو، کہ ان کا جو فرش ہے اس پر بیڈنگ کی جائے پراپر. اس کے ساتھ ساتھ جہاں سے ہوا کا گزر ہے اس کو کور کیا جائے، اور اس کے علاوہ کہ جانوروں کو ان کی تعداد کے مطابق جگہ جو ہے وہ دی جائے. اسلام آباد 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کے یوم ولادت کی مناسبت سے مجلس وحدت المسلمین کی جانب سے کیک کاٹنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. بات کرتے ہیں ذوالقرنین طاہر سے. جی ذوالقرنین، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو ہے وہ ولادت باسعادت، ان کے ظہور کی خوشی کے سلسلے میں جو ہے وہ کیک کاٹنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ علامہ ذاکر حسین میرے ساتھ موجود ہیں اور سید وسیم شاہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں. علامہ ذاکر حسین کی جانب بڑھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. علامہ صاحب فرمائیے گا، کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے وقت میں جو ہے وہ کتنا ضروری ہے اتباع کرنا، اور آج کے نوجوان کو جو ہے وہ امام علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں بتانا کتنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج امام حسن عسکری علیہ السلام تاجدار امامت کی 11ویں تاجدار کا آج یوم ولادت ہے. اس کے اہتمام میں ہم آپ کے حضور کھڑے ہیں. پروردگار عالم آپ تمام ترسبان کو اپنے اہتمام میں رکھے. گزارش ہے آج جو امام حسن عسکری کی سیرت کا جتنی اہم ضرورت آج کے دور میں ہے وہ شاید ہی کسی اور دور میں رہی ہوگی، کیونکہ آپ امام علیہ السلام کی سیرت میں بیواؤں، یتیموں، مسکینوں اور تمام تار اپنے دائیں بائیں کے اقارب کے لیے جو آپ کی سیرت ہے وہ بالکل ویسی ہے جیسے آپ کے نانا امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. آج کے نوجوان کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ ساتھ تمام اہل بیت کی سیرت کو اپنانا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، ریسرچ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دور ریسرچ کا ہے. جب آپ ان تمام اہل بیت بالخصوص امام حسن عسکری کی سیرت کو آپ اپنائیں گے، ریسرچ کریں گے، تو بالکل ویسی سیرت کو آپ کو ملے گی جیسے ختم مرتبہ محمد مصطفیٰ کی سیرت ہمیں قرآن سے ملتی ہے، کیونکہ یہ قرآن کے وارثان ہیں، قرآن کے یہ حافظان ہیں، محافظ بھی ہیں، اور قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے اور اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے. ان کی سیرت کا ہر پہلو آپ کو قرآن کے عین مطابق ملے گا، اور ان کی سیرت کا ہر پہلو جو ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے عین مطابق ہے. سید وسیم شاہ موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. شاہ جی فرمائیے گا، کیا کہیں گے، کن الفاظ میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں گے؟ اصل میں اسلام جو دین ہے نا، یہ معاملات کا ہے. ایک اللہ سے معاملات ہیں اور ایک انسان سے معاملات ہیں. امام حسن عسکری علیہ السلام کا قول ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. تو لوگوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں یہی عین اسلام ہے، اور امام علیہ السلام نے اس پہ بہت زور دیا ہے کہ بلا شبہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد جو ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور حقوق العباد جو ہیں ان کی معافی کسی صورت نہیں ہے. حقوق اللہ کی معافی جو ہے وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، لیکن آج حقوق العباد پر جو ہے وہ زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے. اور شاہ جی کا یہی فرمانا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو ہے وہ اسی پر زیادہ زور دیا ہے. آج ہمیں ان کی سیرت پر غور کرنے کی، فکر کرنے کی، اور اپنی زندگیوں پر جو ہے وہ ان کی سیرت نافذ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ذوالقرنین طاہر ہمارے ساتھ موجود تھے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.